This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। घटना के बाद से ससुराल पक्ष फरार। बहन की शादी में बचे थे कुछ ही दिन, कमा कर आ रहा था भाई, रास्ते में बदमाशों ने लूटे रुपए। और महिला को निशाना बनाकर चैन स्नेच करने वाले 3 शातिर अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, कई मामलों का हुआ खुलासा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना क्षेत्र के रामपुरवा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत की खबर सामने आई। मृतका की पहचान फैसल मंसूरी की 24 वर्षीय पत्नी सदीना खातून के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं ससुराल पक्ष के सभी लोग मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस हत्या एवं आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। मृतका के पिता इस्लामुद्दीन मंसूरी परसौनी नाथ के रहने वाले हैं। उन्होंने बेटी की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही लगातार दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। सदीना ने कई बार फोन पर अपने साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी दी थी, लेकिन हर बार पंचायत और रिश्तेदारों की सुलह के भरोसे मामले को दबा दिया गया। अब आखिरकार ससुराल वालों ने उसे मार ही डाला। तो उसके बाद जो है हम अपना थाना को खबर किए, आप लोगों को मीडिया वाला को खबर किए हैं, है ना, कि आप लोग जो है इसका जो सही उसका जो मसला हो उसको जो है तो किया। क्या कारण है कि हत्या हुई उसको? पहले से दान दहेज का भी गाला टीप करके लोग मुआया है उसको, है ना, गाला टीप करके ये सब झगड़ा झूठी पाँच से घर में चल रहा है। समझे? दान दहेज के लेकर उलट दिए थे, कुर्सी टेबल दिए थे, तो 2 साल के बिक दिया था। और बरबोखत जो है ऊपर ऐसा डालता है लड़की के ऊपर, वो लड़का जो तुम्हारा बाप माँ तुमको क्या दिया है ना, तुम्हारा देगा तो हम रखेंगे और नहीं देगा तो हम दूसरा शादी करेंगे। तलाक देने के लिए 3-3 4-4 मतलब वो धमकी दे चुका है। कहाँ शादी किए थे? पहले तो घर उन्हाड़ी छपरा था, लेकिन अभी घर बना। क्या नाम था उस लड़का के? मोहम्मद फैजल हुआ, फैजल आलम का ये फैजल। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इस्लामुद्दीन हुआ। लड़की जो मरी है कौन है आपकी? बच्ची है हमारी। क्या नाम है उसका? सदीना खातून नाम है। इस घटना को लेकर कहीं शिकायत नहीं की? जी अभी कहीं तक शिकायत नहीं किया हमने। वो थाना में वो फोन किए हैं और मीडिया वाले लोगों को नजदीक फोन किया। अभी जो आप घटना के बारे में बताया, किसी के दबाव में? जी नहीं, किसी के दबाव में नहीं। हम तो जो हमारे साथ जो गुजर रहा है पहले से, वही हम आप लोगों को समझते पहले से ही जो है धमकी दे रहा था, है ना, ये करेंगे वो करेंगे। इसका देवर जो है 3-4 रोज से जो है मारने के लिए हमेशा उसको छूटता था। बरुराज में मनोहर छपरा गांव में एक महिला ने जो है वो फांसी लगा ली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है हमने। जैसे आवेदन के हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे, परिजनों के आवेदन के हिसाब से। मुजफ्फरपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ बदमाश लिफ्ट देने के बहाने युवक से 1 लाख रुपए सहित उसका बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित अपनी बहन की शादी के लिए मुंबई से कमा कर घर वापस जा रहा था।
इसी बीच लुटेरों ने उसके सारे अरमान चूर चूर कर दिए। पैसे लूटे जाने के बाद पीड़ित फूट फूट कर रो रहा है। युवक ने पुलिस से अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित की पहचान शिवहर जिले के पुनरहिया थाना क्षेत्र के बसंत पट्टी के रहने वाले रंजन कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार पीड़ित मुंबई से वापस अपने घर शिवहर लौट रहा था। देर रात वह मुजफ्फरपुर पहुंचा। रात उसने स्टेशन पर ही बिताई। करीब सुबह 5:30 बजे वह इमली चट्टी बस स्टैंड के लिए निकला। स्टैंड में पहुंचा तो बस छूट गई थी। इसके बाद वहां पीड़ित को एक व्यक्ति मिला जिसने बताया कि वह भी शिवहर जा रहा है, उसका भी बस छूट गई है। उसने पीड़ित को साथ ऑटो लेकर चलने की बात कही। युवक मान गया। थोड़ी दूर आगे गया तो आरोपी युवक बोला कि मेरे मौसी का बेटा आ रहा है, बाइक से वह हम दोनों को पहुंचा देगा। थोड़ी ही देर में एक ब्लू कलर की अपाची बाइक आती है। आरोपी पीड़ित को अपना बैग देकर आराम से पीछे बैठ जाने को कहता है। जैसे ही बैग देकर पीड़ित बैठने की कोशिश करता है, आरोपी बाइक भगा देता है और इस तरह लूट की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में नगर पुलिस जुटी हुई है। मुंबई से आ रहे हैं। हाँ अब गाड़ी पार्सल करवा के आए, हम यहाँ पे उतरे, रात में यहाँ पूर्व स्टेशन पर थे। आगे आए, बस स्टैंड में आए, बस स्टैंड के पास गाड़ी लेट हो गया, छूट गया तो हम निकल गए बाहर। एक बंदा मिल गया, वो भी करम शिवर से जा रहे, तो हम कहे चलिए टेम्पो पकड़ के चल जा रहे हैं। तो वहाँ से गए, टेम्पो पकड़ के आगे चौराहा पर रुके तो ये फ़ोन किया तो वो कहा कि से हम एक आदमी है, उससे बुला लेता हूँ, गाड़ी पर बैठ के चल जाएंगे स्टेशन। गए, बैग वहाँ पे रखे, मोबाइल वोबाइल सब उसी में था। बस अभी बैठे भी नहीं थे, ताले हमारा मोबाइल बैग लिए के भाग गया इतना। अच्छा, इमली चट्टी बस स्टैंड से कितना दूर आगे बढ़े हो तो बैग छीना है? जैसे ही सरकारी बस स्टैंड है ना, हाँ। मेन रोड निकले, हाँ। और राइट साइड में जाने पे चौराहा पड़ता है। अच्छा, माड़ीपुर जहाँ से इधर भी रास्ता था, इधर भी रास्ता, और इधर की तरफ आती है अच्छा, ना। हाँ, तो वहीं पे जो वहाँ पे गए, वहाँ से इधर गए तो वो बोला कि इसे हमसे अपाची से एक आया बंदा, वो मौसी कलर का, तो वो बैठा ली हमको और कहे कि से हम नहीं जाएंगे, से भैया को हम भेज देते हैं, से चलिए रूम पर। तो इधर उस साइड है, राइट साइड वहाँ पे एक बस स्टॉप है, जूरन छपरा। हाँ, एक बस स्टॉप है। बस स्टॉप पर रुक गए, वो कहे कि से ऐसा सा ही माहौल यहाँ के खराब है, से बैग में मोबाइल वोबाइल पर्सों से रख लीजिए, हो सकता है कोई बैग छीन ले, है कि नहीं। तो हमने डर के मारे वहाँ पे रख लिया बैग में। अब बस अभी बैठने ही वाले थे, ताले वो बैठा, बैग तो रख दिए थे पहले बैग। अच्छा, बीच वाला के पास बैग आप अपना दे हाँ, दिए? रख दिए। हम कहे कि भैया बैगवा रखिए, हम बैठते हैं। बैगवा रखे तो बैगवा उस पर हल्डिन पर रख लिया। 3 जने हो गए थे, तो हल्डिन पर रखा, बस दोनों को ने लेके भाग गया। किधर भागा है? उधर भागा इधर है? भागा, इधर कंपनी बाग की तरफ। हाँ, इधर भागा है। तो फिर उसके बाद हम सबसे मांग रहे, मोबाइल भी मांग रहे। अच्छा, बैग में क्या क्या सब था? बैग में कपड़ा था, हेलमेट था, मोबाइल था, पर्स था, एटीएम था। उसमें एटीएम से पैसा तक निकाल लिया होगा हमरा बेचारा। अच्छा, कितना रुपया था? एटीएम में हमरा था 28-29 हजार रुपया था। बैग में कैश कितना था? बैग में कैश था 1,93,94,000 रुपया। 1,94,000? नहीं, सिर्फ 94-95 रुपया था कैश। मतलब 95,000 रुपया कैश था उसमें। अच्छा, अब उसमें वही था, हम कहे शादी है, जा रहे शादी। किसकी शादी थी? बहन की शादी। कब है शादी होने? अगले महीना में 5 तारीख को। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाने की पुलिस ने चैन छिनैत करने वाले गिरोह के 3 शातिरों को कन्हौली BMP 6 इलाके से गिरफ्तार किया है। टेक्निकल व मैनुअल इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पकड़े गए शातिरों के पास हथियार भी बरामद किया गया है। बताया जाता है कि छापेमारी के दौरान एक शातिर छीनी गई सोने की चेन लेकर फरार हो गया। उसके भागने में शामिल एक महिला को भी पुलिस हिरासत में लेकर थाने आई है। मिठनपुरा थाने व DIU की टीम छीनी गई चेन की बरामदगी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। कन्हौली 52 बीघा में गुरुवार की सुबह मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला सुशीला शर्मा का बाइक सवार 2 अपराधियों ने घर के पास से ही गले से सोने की चेन व एक कान का झुमका झपट लिया था। घटना के बाद नगर DSP 1 सीमा देवी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों का सुराग लगाने के लिए CCTV फुटेज खंगाली। इसमें दोनों अपराधियों की तस्वीर कैद मिली थी। मैनुअल व टेक्निकल इनपुट के आधार पर पुलिस टीम अपराधियों को खोजते हुए मीनापुर पहुंची। इस दौरान 3 शातिर को दबोच लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर डाब निवासी अभिषेक कुमार, हथौड़ी थाना क्षेत्र के अम्मा निवासी बादल कुमार और मीनापुर थाना क्षेत्र के नंदना निवासी दिव्य प्रकाश के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, 2 कारतूस, 3 मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल बाइक को बरामद कर लिया गया है।
डीएसपी टाउन सीमा देवी ने बताया कि चैन की बरामदगी को लेकर छापेमारी की जा रही है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 10 अप्रैल को 52 बीघा मिठनपुरा क्षेत्र में एक वृद्ध महिला के साथ चैन की छिनतई हुई गई और उनके कान की बालियां भी छीनी गई हैं और इसी दौरान उनको थोड़ी सी चोटें भी आई हैं, जिसमें हमने मिठनपुरा कांड संख्या 82/25 दर्ज किया और हमने अपनी सघन जांच शुरू की। अनुसंधान के क्रम में कुछ मानवीय और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। इसी बीच हमें एक सूचना मिली कि गाछी में 3-4 लड़के हैं जो कुछ प्लान कर रहे हैं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, तो हमने रेड करवाई। तो वहाँ पर हमने 3 लड़कों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें पहले अभिषेक कुमार हैं, पेशेवर मोहन कुमार सिंह, थाना अहियापुर, और दूसरे बादल कुमार, पेशेवर पंकज कुमार सिंह और थाना हथौड़ी, और तीसरे दिव्य प्रकाश जो मीनापुर के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। तो उस घटना में जो बाइक यूज़ हुई थी उसको हमने जब्त किया साथ में, तो उसका सीसीटीवी फुटेज सब मिलान करते हुए, और इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी कहा कि हमने उस महिला के साथ छिनतई की घटना की है। अभी इस कांड में और आगे अनुसंधान जारी है और जो जब्त किया गया है उसमें एक पिस्टल, 2 कारतूस और 3 मोबाइल और एक जो घटना में प्रयुक्त हुई है मोटरसाइकिल, उसको हम लोगों ने जब्त किया है। आपराधिक इतिहास अभी हम पता कर रहे हैं और जहाँ तक जेवर की है तो अभी हम रिकवर नहीं कर पा रहे, अभी हमारा अनुसंधान जारी है। ये लोग क्या शहर में रहता था या ग्रामीण क्षेत्र में? ये अलग अलग जगह पे रहते हैं, आपस में मित्र हैं, कहीं गाछी वाछी में मिलके स्मैक वगैरह का भी कुछ इनका था कि स्मैक लेने जाते हैं, वहीं पे कुछ घटना को अंजाम देने का प्लान बनाते हैं। सुबह भोर में जब कोई टहलने निकलते हैं तो उनको टारगेट करते हैं, तो अभी छिनते विनते की इनकी जो सीसीटीवी फुटेज में आया था वही लोग, वही बाइक है, बाइक नंबर हम लोगों ने लिया था, तो बाइक वही रिकवर की गई है, जो उसमें से एक बाइक का ओनर भी है, उसको भी हमने हिरासत में। कैसे टारगेट करते थे महिला को चैन छीनने के लिए? ये नॉर्मली शहर में अभी सुबह थोड़ा जल्दी ही जैसे महिलाएं जाती है तो चेन उनके गले में रहती है, तो उसको झपट्टा मार के निकालना। सुनसान गलियों में ये लोग अपना टारगेट बनाते हैं जहाँ पर उनको पकड़ने के लिए या रोकने के लिए कोई ना रहे। तो सुनसान इलाकों में मेरी एक अपील भी है कि जितनी महिलाएं, स्पेशली जो वृद्ध महिलाएं हैं जो थोड़ा सा अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, तो वो थोड़ा अवॉइड करे, बहुत सुबह जल्दी ना घूमे। दूसरा, अपने गले में जो अगर कुछ पहना है तो उसको ढक के रखे, तो आपकी सुरक्षा ज़्यादा ठीक रहेगी। वेपन जो रिकवर किए गए, तो वेपन का भी लोग लूट के दौरान इस्तेमाल करते हैं। वेपन का ये करते हैं कि डराने धमकाने में, अगर कोई आराम से किसी घटना को नहीं अंजाम दे पाता, तो इन्होंने कहा कि हमने उस दिन भी कुछ मारा था तो महिला को पीठ में चोट भी आई है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वेपन का यूज़ किया उन्होंने। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में शनिवार को सीनेट की बैठक हुई। जोरदार हंगामे के बीच विश्वविद्यालय के 1050 करोड़ का बजट पास हो गया। वहीं करीब 25 एजेंडों पर मुहर लग गई है। विभिन्न मांगों और मुद्दों को लेकर सीनेट सदस्यों में तीखी बहस हुई। वहीं राजद विधायकों ने भी बैठक में कुलपति और कर्मियों को घेरा। विश्वविद्यालय में जातीय भेदभाव का मामला भी बैठक में खूब गूंजा। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधक पर कई आरोप भी लगाए गए। वहीं छात्र संगठनों के हंगामे को लेकर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बैठक को लेकर बीआरए बीयू के कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि सबके सहयोग से 25 एजेंडों पर मुहर लग गया है। वहीं 1050 करोड़ का बजट पास हो गया है, जिससे विश्वविद्यालय और इसके अंगीकृत कॉलेजों को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। सीनेट की बैठक हुई है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या पास किया गया? अब एजेंडा की कॉपी आप लोगों को दे देंगे। हमको लगता है कि 25 एजेंडा थे और सब पे बहुत ही प्रोडक्टिव ढंग से, बहुत ही सकारात्मक ढंग से और बहुत लोकतांत्रिक ढंग से हर पर मैंने बहुत ही सकारात्मक विचार हुआ और उसके बाद सबको अप्रूव किया। महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहा सर, जिस पर सबसे बड़े सीनेट में तो बजट ही होता है, तो बजट, कॉलेजों का एफिलिएशन, नए कोर्सों का अप्रूवल, यही सब रहता है। सबको डिस्कस करने के बाद सबको अप्रूव किया। कितने का बजट से पास हुआ? 1050 करोड़ के आसपास। चलिए, आज भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक हुई। इस बैठक में नियमता गवर्नर साहब को आना चाहिए था, लेकिन गवर्नर साहब ने हमको अधिकृत किया कि आप इस बैठक को चेयर करें। बैठक बहुत ही आप लोगों की उपस्थिति में और सारे सदस्यों की उपस्थिति में वो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुई। एक एक विषयों पर गंभीर चर्चा हुई
और गंभीर चर्चा के बाद उनको पारित किया गया। तो मैं सीनेट के सदस्यों के प्रति, अपने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति और आप मीडिया के लोगों के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत अभिभूत हूं कि बड़े शांति से, बड़े लोकतांत्रिक ढंग से, बहुत ही अच्छे माहौल में हमारे सीनेट की बैठक संपन्न हुई। बजट इतने का बजट है सर? हाँ, 1050 करोड़ के आसपास का बजट है। अभी तो 5 चेयर की बात नहीं हुई है, 3 और 4 हुई है। और इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, पहले तो हम फंड की व्यवस्था कर लें। ये बात सही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा चेयर इस्टेब्लिश हो, इससे विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ती है। लेकिन केवल माने स्वीकृति देने से बात नहीं बनेगी, फंड की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। हम फंड की व्यवस्था कर लेंगे। आधिकारिक रूप से लोगों ने सहमति चेयर की के स्थापना की दे दिया जी। आरोप प्रत्यारोप पर जो बात चल रही थी वो समाप्त हो गया आज की बैठक में? अभी ये सब सवाल न पूछो तो बेकार है। देखिए 3-4 मुद्दा था मेरा। एक तो था कि हाँ, जो भी हमारे सरकारी कॉलेज हैं और जो उनका डिमांड है विषयवार, कुलपति महोदय से मेरा आग्रह है कि उसको अविलंब पूरा कर दें। क्योंकि मैं देखा हूं कि जो प्राइवेट कॉलेज है उसको अगर डिमांड पूरा हो रहा है तो हमारा सरकारी कॉलेज कहाँ जाएगा। जो इस जिला का ही नहीं, पूरे तिरहुत कमिश्नरी का जो फेमस कॉलेज सब है, महिला के लिए MDDM कॉलेज हमारा, LNT कॉलेज है, MSKV कॉलेज है, रामेश्वर सिंह कॉलेज है, ये तमाम जो डिमांड है उन लोग का डिमांड, सरकारी कॉलेजों का डिमांड प्राइवेट कॉलेज से पहले पूरा कर दिया जाए। अगर नहीं पूरा होता है तो कहीं ना कहीं से इसमें जरूर घपला है। कर्मचारियों का वेतन से संबंधित भी सवाल उठा। कर्मचारी का वेतन मैं देखा हूं, जैसा हम रिपोर्ट हम देखे हैं, कुलपति ने कहा है कि रिपोर्ट गलत है। मैंने कहा कि आप सही रिपोर्ट हमको दे दीजिए। जो आदमी पूर्व से काम कर रहा है वर्षों से, उसका मानदेय चतुर्वर्गीय कर्मचारी जो दैनिक भोगी है उसको यथावत रह गया, और जो बाद में आया है उसके मानदेय में बढ़ोतरी हो गई कैसे? ये तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है विश्वविद्यालय पर। विश्वविद्यालय में 3 चेयर की बात है, लेकिन 2 चेयर, देखिए 3 चेयर लोग बोला है ना। हाँ। एक बोला है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चेयर, राष्ट्रपति महात्मा गांधी चेयर, और एक चेयर कौन बोले है? दिनकर जी का। तो मैं कहा हूं कि रे भाई 4 चेयर लगाओ। एक चेयर जो है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का होना चाहिए, और मैं उस पर जोर दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि हम उनके नाम का भी चेयर बने। अच्छा, आपने कर्मचारियों के साथ जातिगत भेदभाव की बात भी कही। बिल्कुल, आप लिस्ट में दिया हूं, आप लोगों को लिस्ट देख लीजिए। जितना अति पिछड़ा शोषित दलित परिवार का लोग है उसको जो है इग्नोर किया जा रहा है। मैं तो लिस्ट दिया हूं ना आप लोगों को, और मैं इस बात को यहां से लेकर सदन तक ले जाऊंगा। अगर इसमें समानता नहीं हुई, कर्मचारियों में जाति शब्द के नाम पर अगर भेदभाव किया गया, तो इसको मैं सदन में ले जाऊंगा। किसी को जो है बिहार केसरी की बात कही गई है, तो उसको लेकर भी आपने। देखिए भैया, हमको तो यहाँ मालूम हुआ है कि बिहार केसरी का उपाधि मिला है इनको। तो हमारा बिहार का लोग जो है, यही बिहार है जिसको ज्ञान का भूमि कहा जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रिकॉर्ड आज तक तोड़ा कोई। ये तो सीनेट की एक बैठक जो है केवल बजट को पास करा लेने के लिए थी, लेकिन बजट में जो छात्रों के बारे में, जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अनुसंधान करने वाले लोग हैं, तो इसके बारे में बजट कम ही चिंता व्यक्त करता है। कुछ मेंटेन वर्क है, कहीं पार्क बना दिया, कहीं जो है सरस्वती देवी की मूर्ति बना दी, कहीं जो है गेस्ट हाउस ठीक कर दिया। तो बजट का जो लबोलुआब था वो इसी ढंग का कुछ चीज़ों का है। और को लेकर उठाया सवाल, ये हम ये कहेंगे कि जो छात्रों का सेशन लेट होता है और पूरे तौर पे 4 साल का कोर्स 6 साल 5 साल ये लग जाते हैं, तो यहाँ के छात्र दूसरे जगह एडमिशन के लायक नहीं रहते, दूसरी यूनिवर्सिटियों में, या कोई नौकरी वैकेंसी आई तो एक तो अवसर चला जाता है, फिर कितने सालों बाद आएगी। तो ये एक भारी दिक्कत है। तो इस मामले में जो प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी को जो सोचना चाहिए था, इसमें कहीं वो अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, और ना उनके VC के जो महोदय हैं उनके वक्तव्य में है। तो ठीक इसी ढंग से आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर PG की पढ़ाई की ज़रूरत है,
जैसे नरकटियागंज टीपी वर्मा कॉलेज है, बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में है जहाँ आदिवासी दलित बच्चे ज़्यादा हैं। अब उसके बारे में कि वहाँ पीजी की पढ़ाई हो, तमाम साइंस आर्ट्स सब फैकल्टी में कोई व्यवस्था नहीं है। आपका स्कूल का माने वहाँ कॉलेज जो है टीपी वर्मा, उसका कैंपस जो है वो माफिया कब्जा कर रहे हैं और आप यहाँ पार्क बनाइएगा और वो उसका जो है व्यवस्था नहीं करिएगा कि कॉलेज का संरक्षण कैसे होगा। उसका खेल मैदान भी नहीं है। आप छोटी सी राशि तो उसमें भी खर्च कर सकते हैं, बहुत बड़ी राशि की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। तो बजट का जो प्रबंधन का मामला है कि क्या ज़रूरी है, इस पर बहुत सारी चीज़ें नहीं है। अब चंपारण के जो लड़के हैं, छात्र छात्राएँ हैं, वो एग्ज़ाम देने मुजफ्फरपुर आते हैं पीजी के लिए, अब वोकेशनल कोर्स के लिए। तो इनका तो व्यवस्था होना चाहिए कि जिला में ही ये लोग दे दें, क्योंकि बहुत आने जाने में भाड़ा लगता है, समय की बर्बादी है। तो छात्र हित में कुछ तो दिखना चाहिए। फिर वहाँ आप देखेंगे कि कई कॉलेजों में प्रोफेसर ही नहीं है, टीचर ही नहीं है। तो जैसे मान लिया कि फिजिक्स के टीचर एमजे के कॉलेज में नहीं है, आपको म्यूजिक के भी नहीं है, इंग्लिश के भी नहीं है। तो आप जब कर रहे हैं कि उसको मॉडल कॉलेज है एमजे के कॉलेज, तो वहाँ तो सारे शिक्षक होने चाहिए ऑलरेडी, लेकिन आपका वहाँ नहीं है। तो ये इस पर तो कोई सोच विचार नहीं है, ये कौन करेगा? आप डिमांड भी नहीं करेंगे ऊपर से कि कहाँ क्या चीज़ें ज़रूरत है। लैब जो है वो जहाँ जितना लैब होना चाहिए वो भी नहीं है। देखिए, बिहार विश्वविद्यालय में आज सीनेट की बैठक में जो सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में जो है बीएड कॉलेज के द्वारा जो छात्र छात्राएं हैं उनको बार बार जो पास कर गए हैं छात्र, उनको साल साल भर से दोहराया जा रहा है। उनका सर्टिफिकेट जब्त कर लिया जाता है। उनको कहीं अगर नौकरी लग जाता है तो उनका सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। उनका जो मूल सर्टिफिकेट है उसको रोक कर करके और पैसे की उगाही की जा रही है। कहीं ना कहीं छात्रों के साथ आर्थिक शोषण किया जा रहा है। जहाँ 1 लाख 1.5 लाख फीस है, 1.5 लाख के बाद फिर कहता है कि 50,000 दो, फिर उसके बाद कहता है 30,000 दो। कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार विश्वविद्यालय के अंदर जो बीएड कॉलेज का जो स्थिति है उसको हम लोगों ने मामला उठाया है और कुलपति जी से आग्रह किया है कि आप एक कमेटी बना करके जांच करिए। जिस कॉलेज का ये मामला है उसका मान्यता रद्द होना चाहिए। छात्रों की समस्याओं को लगातार हम लोग उठाते रहते हैं, लेकिन ये सरकार बहरी और गूंगी है, तो कुछ होता नहीं है कार्रवाई सुनवाई। कॉल न रिसीव करने का भी आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, कई बार हमने प्रयास किया। जो कॉलेज का समस्या है, जो छात्रों का समस्या होता है, आए दिन हम लोगों से छात्र मिलते रहते हैं। जो उनकी समस्या है उसको लेकर के हम लोग चाहते हैं कि उनसे संवाद करें। अगर संवाद होते रहता है तो विवाद उत्पन्न नहीं होता है। तो संवाद कायम करना चाहिए, चाहे वो दूरभाष के माध्यम से हो या मिल करके संवाद कायम करना चाहिए। उसको लेकर हम लोगों ने मामला उठाया है कि संवाद करिए, तभी तो जा करके समस्याओं का निराकरण होगा। बीएड कॉलेज में जैसे देखा जा रहा है एग्जामिनेशन देने से उसको आपका एब्सेंट नहीं है, तब वो पैसे का ज़्यादा डिमांड है। देखिए, ज़्यादातर ये देखा गया, मतलब कई स्टेप में पैसा का उगाही किया जाता है। पहले तो नामांकन के नाम पे होता है कि 1.5 लाख फीस है, 1.5 लाख दे दीजिए। उसके बाद कहता है कि आप एब्सेंट हैं तो उसके लिए 30,000 अलग से दे दीजिए। उसके बाद जब पास हो जाता है विद्यार्थी तो उसके बाद कहा जाता है कि आपका जो मूल प्रति जो है सर्टिफिकेट, वो जब तक आप दान दक्षिणा नहीं दीजिएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। तो बिहार में तो भ्रष्टाचार, अफसरशाही का बोलबाला है, आप लोग सब लोग जानते हैं। बिहार विश्वविद्यालय में शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीनेट की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान छात्र राजद ने छात्र हितों से जुड़ी 6 सूत्री मांगों को लेकर बैठक का विरोध किया। सेंट्रल लाइब्रेरी के सीनेट हॉल जहां बैठक हो रही थी, उसके ठीक बाहर छात्र राजद ने प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया। छात्र राजद नेता चंदन यादव ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश से कुलपति आए हैं तब से बिहार के छात्रों की समस्याएं बढ़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुलपति केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के हितों को प्राथमिकता देते हैं और बिहार के छात्रों की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। चंदन यादव ने आगे कहा कि इस कुलपति के कार्यकाल में शिक्षकों के साथ मारपीट, कर्मचारियों की गिरफ्तारी और छात्रों का पलायन जैसी घटनाएं बढ़ी है। छात्र राजद ने सीनेट की बैठक का विरोध करते हुए दावा किया कि विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट 1000 करोड़ रुपए से अधिक होता है, लेकिन इसका लाभ छात्रों को नहीं मिलता है। उन्होंने यह भी बताया कि सीनेट की बैठक में छात्रों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होता, जिससे उनकी मांगें अनसुनी रह जाती है। मौके पर दीपक ठाकुर, पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष चंदन आजाद, विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैदर निजामी, दीन बंधु क्रांतिकारी, संजय यादव सहित काफी संख्या में छात्र नेता मौजूद रहे। छात्र राजद का 6 सूत्री मांगों को लेकर आज सीनेट घेराव का कार्यक्रम हो रहा है। मैंने पूर्व में ही कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया था और मैंने आग्रह किया था
ये छात्र से संबंधित मेरा 6 मुद्दा है, आप इसको ध्यान में रखिए, जो समस्याएं हैं उसका समाधान करिए। लेकिन ये जो यूपी के VC हैं, DC राय, इनको सिर्फ यूपी से मतलब है, बिहार से कोई मतलब नहीं है। बिहार से इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि ये यूपी के जितने भी जूनियर टीचर रहे हैं उनको सबको डिपार्टमेंट में भर दिए हैं, और जो सीनियर टीचर है उनको डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये इनका चरित्र है, जो ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के लोगों की बात करते हैं, बिहार में रह के यूपी की बात करते हैं, यहाँ के छात्रों की छात्राओं की बात नहीं करते हैं। लेकिन छात्र राष्ट्रीय जनता दल पूर्व से ही छात्र के समस्याओं को लेकर अग्रसर रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ जो सीनेट का बैठक है बजट बनाने और बजट पास कराने के लिए है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, करीब 1000 करोड़ से ऊपर का बजट प्रत्येक साल यूनिवर्सिटी में पास होता है, जिससे छात्रों का कोई लेना देना नहीं है, छात्रों का कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं होता है, छात्रों की कोई बात नहीं होती है। न मोरल ऑफ एजुकेशन का बात होता है, न क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बात होता है, न अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन क्लास की बात होता है, न सिक्योर कैंपस की बात होता है, कुछ नहीं। अगर बात होता है तो सिर्फ बिल को लाना, पैसा हर मद में पैसा पास कराना। ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये बजट छात्रों के लिए नहीं, यहाँ के कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए ये बजट बनाई गई है और बजट पास कराई जाती है। इसीलिए ये लोग सदन के अंदर हमारी बात नहीं रखेंगे तो हम सर को पे भी छात्राओं की बात रखने के लिए हम लोग अग्रसर हैं और उस बात को हम लोग बखूबी रखने का काम कर रहे हैं। सीनेट पे राजद के भी विधायक है क्या? राजद के हमारे विधायक हैं, तो आप अंदर भी जाएंगे कवरेज करने, मुझे भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। हमने अपना ज्ञापन अपने सीनेट के मेंबर जो हमारे MLA हैं उनको भी दिया है और मुझे भरोसा है उस बात को वो सदन के अंदर भी उठाने का काम करेंगे। लेकिन ये यूपी VC जब से बिहार यूनिवर्सिटी में आए हैं तब से एक ही चीज़ हो रहा है, शिक्षक पिटा रहे हैं, कर्मचारी जेल जा रहे हैं और छात्र यहाँ से पलायन कर रहे हैं। यही इनका पहचान बन के रह गया है। इसीलिए हम लोग इनका चलने नहीं देंगे और हम लोग का नारा है, बोल रे साथी हल्ला बोल, यूपी VC पे हल्ला बोल। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। पूरे देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर विभिन्न संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में शहर से लेकर गांव तक में विभिन्न संगठनों की ओर से वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन की जा रही है। ऑल इंडिया तंजीम-ए-इंसाफ मुजफ्फरपुर कमेटी की ओर से वक्फ बिल रद्द करने को लेकर प्रतिशोध मार्च आयोजित किया गया। यह मार्च पुरानी बाजार अली मिर्जा रोड से पक्की सराय होते हुए बनारस बैंक चौक तक गया। मार्च में शामिल लोग वक्फ कानून रद्द करने के नारे लगा रहे थे। CPI नेता व तंजीम-ए-इंसाफ के जिला संयोजक शब्बर हसन ने कहा कि हमारी पार्टी इस बिल के खिलाफ है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दायर हुई है। हम आंदोलन करने को तैयार हैं। आज इस मार्च में हमने वक्फ कानून की प्रतियां भी जलाई है। मौके पर तंजीम-ए-इंसाफ के राज्य सचिव मंडल के सदस्य अजय कुमार सिंह, अकील अहमद, सिया धर्मगुरु, नेहाल हैदर रिजवी, असद यावर, जाहिद अब्बासी, राजू नैयर, परवेज अख्तर सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। इसका जैसा कि वक्फ का काला कानून जो पास हुआ है उसको रद्द करने के लिए ही हम लोग ये प्रोटेस्ट निकाले हैं और हमारी पार्टी CPI सुप्रीम कोर्ट भी इसके लेके रिट दायर की है। डी राजा साहब ने रिट दायर किया है और हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि ये काला कानून रद्द हो। इसके लिए उग्र आंदोलन भी करना पड़े किसान आंदोलन की तरह, तो हम सभी मुस्लिम भाई इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं? यहाँ से हम लोग निकाले हैं जुलूस
अली मिर्ज़ा रोड से पक्की सराय चौक होते हुए बनारस बैंक चौक पर वह बिल की प्रति जलाई गई है। युवा वोट के खिलाफ और इस बिल को रद्द करने के लिए ये पूरे बिहार के अंदर में आज हम लोगों ने प्रतिरोध सभा किया है। क्या कुछ मांग की है? मांग इसमें कुछ नहीं है, मांग सीधा सीधी है, तो ये बिल को सरकार वापस ले और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक पार्टियों से अपील मैं कर रहा हूँ, तो इस विरोध का रोड पर भी विरोध खड़ा करें। अभी जो वक्फ कानून है यह कानून जन विरोधी है। यह कानून मुस्लिमों के संपत्ति को हड़पने की गिद्ध दृष्टि है मोदी सरकार की, और यह कानून बनाकर केवल मुसलमानों की ज़मीन हड़पना नहीं चाहते हैं, बल्कि उनका टारगेट ईसाइयों की ज़मीन पर है, सिखों की ज़मीन पर है, हिंदुओं का जो मंदिर और मठ है उस ज़मीन पर भी है कि उन ज़मीन को हड़प कर देश के जो बड़े उनके याराना पूंजीपति घराने हैं, कॉरपोरेट घराने को सौंपा जाए। और ये बिल इसलिए कानून बनाया कि मुसलमान दहशत में आवे, तो इससे उनको फ़ायदा होगा कि देश की जो बहुसंख्यक हिंदू आबादी है वो हिंदू आबादी गोलबंद हो जाएगी। इसलिए सीधा मकसद है कि हिंदू वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आरएसएस का जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है उस सपने को साकार करने के लिए मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। भले ही देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके ही क्यों न हिंदू को गोलबंद किया जाए, इनका यही मंशा है। और इसीलिए आज पूरे बिहार के तमाम ज़िलों में तंजीम इंसाफ के बैनर तले प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। इस काले कानून की प्रतियां जलाई गई और सभा करके एक लंबी लड़ाई का ऐलान किया गया है कि एक लंबी लड़ाई चलेगी तब तक जब तक यह कानून रद्द न हो जाए। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी समस्तीपुर को तलब करते हुए 8 सप्ताह के अंदर जवाब की मांग की है। आयोग द्वारा यह कार्रवाई आंगनबाड़ी केंद्र की लेडी सुपरवाइजर द्वारा पैसे की अवैध उगाही के मामले में की गई है। दरअसल समस्तीपुर जिले के सोरमार पंचायत के सेक्टर 10 की आंगनबाड़ी सेविका सुषमा कुमारी ने केंद्र की लेडी सुपरवाइजर अंजू कुमारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 अलग अलग याचिका दायर की थी। पीड़िता के द्वारा याचिका में बताया गया है कि लेडी सुपरवाइजर अंशु कुमारी द्वारा उसे प्रति माह 1000 रुपए केंद्र संचालन के नाम पर दिया जाता है और अब अलग से 20,000 रुपए की मांग की जा रही है। साथ ही पोषाहार का पैसा भी मांगा जा रहा है। अंशु कुमारी ने 20 फरवरी को 10,000 रुपए जबरन दबाव बनाकर उससे उगाही भी कर ली है। पीड़िता ने यह भी बताया कि और पैसे की मांग पूरी न होने पर अंशु कुमारी द्वारा उसे सेक्टर से आउट कर दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा दिया गया है। मामले में सुनवाई करते हुए आयोग ने जिलाधिकारी समस्तीपुर को नोटिस जारी करते हुए 8 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट की मांग की है। पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी कर रहे मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि यह मामला काफी गंभीर है, जो आंगनबाड़ी केंद्र की मौजूदा स्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आयोग से मामले में उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। हमारी एलएस है महिला पर्यवेक्षिका अंजू कुमारी, उनका नाम हुआ सेक्टर 10 में वो हैं, उसी सेक्टर 10 में हम भी हैं। तो वो हमसे प्रति माह 1000 रुपया लेती हैं बेवजह, और हम नहीं देते हैं। कहते हैं कि अगर हम न देंगे तो कहती है कि चयन मुक्त कर देंगे। और इस 20 फरवरी 2025 को वो आकर के हमारे यहाँ हमसे 10,000 रुपया ले गई और फिर बोलती है कि 20,000 रुपया और दो तुम। अब बताइए हम इसको बार बार कहाँ से पैसा देंगे। मेरे घर पर आकर के बैठ जाती है, केंद्र पर आती है तो जो है सही लिख देती है, हमेशा डराती धमकाती है। बात वो अपना उसका रंगदारी में मांगती है कि तुम नहीं देगी तो तुमको हम केंद्र नहीं चलाने देंगे, तुमको हम चयन मुक्त कर देंगे, तुम क्या कर लेगी। अब बताइए हम गरीब सेविका हैं, हमारा एक छोटा सा नौकरी है, उससे मेरा घर परिवार चलता है, तो हम कहाँ जाएंगे। बार बार उनको हम कहाँ से देंगे पैसा। आज हम यहाँ आए हैं अपने मानवाधिकार के वकील के पास, जिन्होंने हमको जीने के लिए पुनः राय दिया कि नहीं इनके सहारे हम जी गए, नहीं तो हम सुसाइड कर लेते। और हो सकता है कि हम सुसाइड कर भी लेंगे। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगी। बड़ा एक जो है सो गंभीर यह मामला है। इस मामला यह है कि सोरमार पंचायत है, प्रखंड कल्याणपुर, जिला समस्तीपुर में, जहाँ के सेक्टर 10 में आंगनबाड़ी सेविका है सुषमा कुमारी। इनके केंद्र का जो एक लेडी सुपरवाइज़र हैं जिनका नाम है अंजू कुमारी, जो प्रति माह इनसे 1000 रुपये अवैध वसूली करके ले जाती है, डरा धमका करके। उनका कहना रहता है कि आप प्रति माह अगर अपने तनख्वाह में से हमको 1000 रुपया नहीं दीजिएगा तो हम आपको विभाग से चयन मुक्त कर देंगे
और हमारी पहुंच जो है काफ़ी ऊपर तक है। वो हर हमेशा बताती रहती है कि डीएम साहब हमार कुटुम है, तो कहाँ प्रधान सचिव के ऑफिस में हमारा कौन कुटुम काम करता है, उसी के नाम पर ये सब अपना पूरा एगो धंधा चलाए हुआ है। उसको और जितने भी सेंटर उसके अंडर में है उस सारे सेंटर का ही वसूली वगैरह करते हैं। क्योंकि सब आदमी को नौकरी करना है, कोई भी आदमी उसके खिलाफ में नहीं बोल पाती है। ये महिला भी काफ़ी तंग हो गई हुई थी। अब 20 फरवरी 2025 को ये महिला के घर पर वो पहुँच गई, अंजू कुमारी लेडी सुपरवाइज़र, इनसे 10,000 रुपया ले लिया। फिर कहा कि ना अब हमको 20,000 रुपया दीजिए। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो पोषाहार का पैसा रहता है, उस पोषाहार का पैसा के लिए भी वो महिला बोलती है कि नहीं आप बैंक में नहीं जमा कराइए, आप हमारे पास में दीजिए। तो ये बोलती है कि भाई ऐसा क्यों हम दें, तो ना हमारा डीएम साहब बोले हैं कि तुम पैसा उसे ले लेना। ये हमारे पास में आए, कहे कि देखिए हम बहुत परेशान हैं, आप लोग हमको नहीं बचाइएगा तब हम सुसाइड कर लेंगे। हम लोग इस पूरे मामले से मानवाधिकार आयोग को हमने अवगत कराया। मानवाधिकार आयोग इस पूरे मामले को पूरा गहनतापूर्वक लिया, गंभीरतापूर्वक लिया। उसके बाद में डीएम समस्तीपुर को इसमें तलब कर दिया गया। अब जिलाधिकारी समस्तीपुर को इस पूरे मामले की जानकारी देना है। 19/8/2025 को इस पूरे मामले की मानवाधिकार आयोग में सुनवाई भी होना है। तब कोर्ट में जब चूँकि मामला चल गया है तो कोर्ट अब पूछेगी कि भाई कौन डीएम साहब तुम्हारा कुटुम है, कौन प्रधान सचिव को तुम्हारा कुटुम है, सब बताओ। सारा कुटुम सबको कोर्ट में बुलाते हैं, तब ही जो है जा कर के अब ये महिला का जान में जान आया है। नहीं तो उस महिला का वो लेडीज सुपरवाइज़र इतनी दबंग है कि उसके इलाका में उसको समझिए कि 500 आदमी उसको जानने वाला है। अब किसी का कब क्या किसके साथ घटना कर देगा ये कोई नहीं जानता है। तो हम लोग इसको लेकर के आयोग तक पहुंचाए हैं। महाकाल सेवा दल के द्वारा शनिवार को मुजफ्फरपुर के छोटी सरियागंज जालान औषधालय भवन स्थित श्री बाल हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए और उत्साहपूर्वक उत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं के समूह द्वारा सामूहिक रूप से सुंदरकांड के पाठ के साथ हुई, जिसने वातावरण को भक्ति भाव से सराबोर कर दिया। इसके पश्चात हनुमान जी की विशेष आरती की गई, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आरती के बाद भोग अर्पित किया गया और फिर महाप्रसाद का वितरण हुआ, जिससे श्रद्धालुओं ने दहन किया। महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश कुमार चौधरी ने बताया कि शाम को कार्यक्रम और भी भव्य रूप लेगा। इस दौरान बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रसिद्ध पंडित बैजू पाठक द्वारा हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जिसके बाद महाआरती का आयोजन होगा। श्री बाल हनुमान मंदिर जलान औषधालय के प्रांगण में आज हनुमान जन्मोत्सव पे आज यहाँ पे सामूहिक सुंदरकांड महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है और उसके बाद बाबा का आरती और भोग लगा करके आज उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। शाम में क्या कुछ है? शाम में बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर के महंत बैजू पाठक जी के द्वारा यहाँ पे भव्य बाबा का आरती श्रृंगार किया जाएगा और उज्जवल साहनी जी के द्वारा यहाँ पे रंगोली बाबा का बनाया जाएगा। आकाश कुमार चौधरी। किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? ये बाल हनुमान मंदिर और महाकाल सेवा दल दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक इमामगंज स्थित हजरत दाता पिरमोमीम शाह का 743वां उर्स मुबारक पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए सेक्रेटरी प्रवेश अख्तर ने बताया कि 13 अप्रैल को मिलादुन नबी, 14, 15 और 16 अप्रैल को शानदार कव्वाली का मुकाबला किया जाएगा। वहीं 16 अप्रैल को सुबह ख्वाजा गरीब नवाज की चादर निकाली जाएगी, जो शहर के मुख्य रास्ते से होते हुए दाता के मजार पर शाम 5:36 पर चढ़ाई जाएगी। हर साल की बात इस साल हजरत दाता पिरमोमीम शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक का आयोजन होता है और होता रहेगा। 13 से लेके 16 तारीख तक मिलादुन नबी का भी एहतमाम किया गया है और कव्वाली का 3 दिन लेडीज एंड जेंट्स का प्रोग्राम किया गया और ख्वाजा साहब की चादर 16 तारीख को 10 बजे से यहाँ से निकलेगी। शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए यहाँ आके फिर 5:30 बजे समापन हो जाएगी। कितना उर्स है इसमें? ये 743वां उर्स है। चादर जो निकलेगी शहर के किन मार्गों से निकलेगी? मजार से बालूघाट होते हुए आपको अखाड़ा घाट से होते हुए सरियागंज बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से होते हुए तिलक मैदान होते हुए टावर होते हुए ये चतुर्भुज स्थान चौक पुरानी सोनपट्टी होते हुए चतुर्भुज स्थान होते हुए फिर आके 5:30 बजे यहाँ आके समापन हो जाएगी। क्या कुछ मान्यताएं हैं इसमें?
ये मजार शरीफ बहुत पुराना मजार शरीफ है। यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ आते हैं और बड़ी अकीदत से यहाँ लोग आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण होती है तो कुछ न कुछ मजार को भी दान देते हैं और ऊपर से चादर वगैरह का आयोजन होता है। यहाँ हर धर्म के लोगों का यहाँ पर आस्था है। शनिवार को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित मुक्ति धाम में हरित सफर अभियान के अंतर्गत जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र और अमर त्रिशला सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में मोबिलिटी टॉक शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुजफ्फरपुर को कार्बन मुक्त और हरित बनाने की दिशा में सामूहिक भागीदारी और प्रयास को संगठित कर एक दिशा में कार्य करना था। कार्यक्रम में शहरी स्लम एरिया के नागरिक, दिव्यांग, आम जनता, युवा शामिल रहे। बैठक के दौरान यह चर्चा हुई कि मुजफ्फरपुर की सड़कों पर चलते समय नागरिकों को कौन कौन सी बातों से प्रसन्नता होती है और किन समस्याओं से वे दुखी होते हैं। इन समस्याओं के संभावित समाधानों पर भी विचार विमर्श हुआ। सभी प्रतिभागियों के विचार साझा कर रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम संयोजक सुमित कुमार ने बताया कि नागरिक सहभागिता से ही एक स्वच्छ और कार्बन मुक्त मुजफ्फरपुर की कल्पना साकार हो सकती है। ये अर्बन मोबिलिटी को लेकर के है, खास करके जो स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर है और उसमें जो अभी कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है इसमें जो रैंकिंग आए है मुजफ्फरपुर वो काफ़ी नीचे है। तो इसमें इलेक्ट्रिक बसों का ऑलरेडी 50 बसों का स्वीकृत है सरकार के द्वारा। तो एक तो जो महिलाओं को जो परेशानी हो रही है यातायात में और उसमें काफ़ी कॉस्टिंग खर्च हो रही है, सड़क चौड़ा यहाँ नहीं है, पैदल यात्री को चलने का जो दिक्कत है उस सब के ऊपर में यह एक जागरूकता अभियान है जिसमें आज के दिन वकील हैं और ये क्या नाम है वकील हैं, ट्रांसजेंडर हैं, घरेलू कामगार महिला हैं, कुछ शिक्षक हैं, ऐसे सब लोगों को हमने आज एक छोटे स्तर पर रखने का कोशिश किया है कि यहाँ से यह आज का जो पूरा कार्यक्रम है ये क्लाइमेट एजेंडा के लिए है और क्लाइमेट एजेंडा एक लखनऊ की संस्था है और हम लोग सहयोगी संस्था अमर त्रिशला सेवा आश्रम जो हमारी संस्था है और जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इन सब लोगों ने मिल करके यहाँ एक प्लान डेवलप होगा। इस प्लान को हम लोग नगर आयुक्त के पास और मेयर के पास ले जा करके इस शहर के प्लान को ठीक करने में हम लोग जन भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो उसके लेकर के आज यह एक कार्यक्रम हो रहा है और इसमें हम लोग इन लोगों से एक परिचर्चा करके निकालेंगे कि वो एज ए वकील आप क्या देखते हैं, एज ए महिला आपका क्या व्यू है कि यहाँ पर किस तरीके से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोशन कर सकते हैं। एक एक गाड़ी लेकर के लोग जा रहे हैं, वो कार्बन बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यहाँ मजबूत हो, उसमें इलेक्ट्रिक बस कैसे आए और उसमें चौड़ीकरण जो अभी आप देखे हैं सिग्नल बन गया है लेकिन कितने देर का सिग्नल होना चाहिए, सिग्नल रोड थोड़ा बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोड चौड़ी ने सरकरा होने का कारण खास करके आप देखिएगा घुड़िया बाज़ार, आपको ये क्या नाम है हरिसभा चौक, इन सब जगहों पर काफ़ी रेड लाइट एरिया जो जलते हैं, पीला लाइट जलते हैं, उसके कुछ जो सिग्नल्स हैं उन सब को थोड़ा चौड़ीकरण करने की ज़रूरत है और इसको लेकर के यह एक बड़ा जागरूकता है कि ताकि हम लोग आने वाले समय में यहाँ के मेयर को, नगर आयुक्त और मिनिस्ट्री को हम लोग इसके लिए बोल रहे हैं कि भाई मुजफ्फरपुर जब स्मार्ट सिटी के दायरे में आया है तो पहले चौड़ीकरण का काम कीजिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत कीजिए, उसमें इलेक्ट्रिक बस को कीजिए, पार्टनरशिप में ज़्यादा शेयर टैक्सी को प्रमोशन दीजिए। इससे क्या होगा कि कार्बन का उत्सर्जन को हम लोग कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को लेकर के आज का यह कार्यक्रम और इसको हम कई रूप में कर रहे हैं, जैसे आज घरेलू कामगार महिलाओं के साथ है, फिर कॉलेज यूथ के साथ है, इसके बाद स्कूल के यूथ के साथ है, कुछ अभी उप मेयर थे, आज से 25 दिन पहले एक कार्यक्रम हम किए थे वो है और अलग अलग हिस्सों में करके एक समेकित चीज़ निकाल करके हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम अभी तुरंत मेयर के और नगर आयुक्त को एक ज्ञापन देंगे। उसमें भी हम लगता है कि हम लोग हमारी आपकी मुलाकात होगी। हाँ जी, मेरा नाम रंजीत कुमार है और अमर त्रिशला सेवा आश्रम एक संस्था है जो युवा आधारित मुद्दों को लेकर के नेहरू युवा केंद्र से संबद्ध होकर के पिछले 20 साल से इस शहर के लिए काम कर रही है। रंजीत भैया ने बताया कि यह आम जनता का समस्या को लेकर
हम लोग तो बात करते हैं, हम अपना शहर जो है मुजफ्फरपुर, यह पॉल्यूशन के दृष्टिकोण में भारत में कुछ स्थान रखता है, अग्रणी स्थान रखता है, जो हम लोगों के लिए दिन पर दिन मृत्यु के कारण और नज़दीक पहुंचा रहा है। तो इसको लेकर जो आम जनता सफ़र कर रहा है, शिक्षक वर्ग रोज़ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वकील या फिर अन्य जो घरेलू महिलाएं हैं इधर से उधर नगर में अपना ये करते हैं, तो कार्बन मुक्त कैसे हो, इस पर हमारी भूमिका क्या हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं, इसके लेकर आज परिचर्चा रखा गया था, जिसमें लोगों का जो विचार आएगा। सरकार की तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, लेकिन आम जनता क्या चाहता है, इसको लेकर आज हम लोग एक संगोष्ठी किए हैं, जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग हैं। एक प्रयास मंच का छठा स्थापना दिवस पर मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान चौक स्थित कन्हौली पुलिस ओपी में पुलिस पाठशाला के बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश निर्माण और राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। इसलिए एक प्रयास मंच का गठन किया, जिसका उद्देश्य सब पढ़े सब बढ़े, जो बच्चे स्लम बस्ती गरीब और जरूरतमंद है इन्हें शिक्षा से जोड़ना, साथ सामाजिक कार्यक्रम करना और मंच के द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर में 6 साल से शिक्षा जागरूकता के साथ अन्य सामाजिक कार्यक्रम किया गया। इसके अलावा मंच के छठा स्थापना दिवस पर कन्हौली पुलिस ओपी में चल रहे पुलिस पाठशाला के बच्चों के बीच केक काटकर पठन सामग्री वितरण कर स्थापना दिवस मनाई गई। आज हमारे पुलिस पाठशाला में एक प्रयास मंच के द्वारा केक काट के पठन सामग्री का वितरण करके उनका 6वां स्थापना दिवस मनाया गया। मैं चाहता हूं कि एक प्रयास मंच इसी तरह आगे बढ़ता रहे और बच्चों के बीच में शिक्षा का जागरूकता कराता रहे। उनका ये काम बहुत ही सराहनीय है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, यानी अब सभी बच्चे पढ़ेंगे और सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। आज एक प्रयास मंच द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर के कन्हौली नाका में चल रहे पुलिस पाठशाला के बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता पठन समावर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन एक प्रयास मंच का स्थापना किया था। इसका उद्देश्य ये था शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। इसी को देखते हुए मंच का स्थापना किया गया और लगातार 6 साल से अपने शहर मुजफ्फरपुर में शिक्षा जागरूकता लोकगीत नाटक के द्वारा पठन के वितरण के द्वारा लगातार जागरूकता का आयोजन किया गया, ताकि सभी बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। और इसके साथ साथ अन्य सामाजिक काम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्त, वृक्षारोपण, पर्व त्यौहार में बच्चों के बीच खुशियाँ बांटी गई, जरूरतमंद लोगों के बीच मतलब कि सामग्री बांटी गई। और साथ ही आज छठा स्थापना दिवस पर आज पुलिस पाठशाला के बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें और सभी बच्चों को पठन सामग्री दिया गया। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आज छठा साल स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों से हाथ जोड़ अपील करता हूं कि आपके आसपास भी ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक शिक्षा से वंचित है, जो अभी तक शिक्षित नहीं हो पाए हैं, ऐसे बच्चों को आप सहयोग करें ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। और साथ ही आज छठा स्थापना दिवस पर मैं उन सभी लोगों को हाथ जोड़कर बहुत धन्यवाद देता हूं, खासकर मीडिया के लोगों को और उन लोगों को जिन्होंने एक प्रयास मंच, जिसका एक प्रयास होता था और एक प्रयास में सहयोग कर हर कार्यक्रम को सफल करने में सहयोग किए 6 साल तक। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह आप लोग का सहयोग बना रहे और इसी तरह एक प्रयास मंच आगे की ओर बढ़ता रहे। फिर से बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने एक प्रयास मंच में लगातार 6 साल से सपोर्ट। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.